आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के गृह विज्ञान चैप्टर के गृह विज्ञान के 10 नंबर या 10वां नंबर जो चैप्टर है आहार आयोजन, उसी के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे आहार आयोजन क्या है, आहार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन हैं, आहार का आयोजन किस प्रकार करना चाहिए, इसी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आहार आयोजन क्या है अथवा आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा आहार आयोजन एक प्रक्रिया है। आहार आयोजन एक प्रक्रिया है जिसमें आहार का आयोजन करते समय, आहार का नियोजन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हमें प्रत्येक दिन के आहार में क्या खाना चाहिए। और विशेष बात, आहार नियोजन ऐसे करना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि हम भोजन को क्यों पकाते हैं या भोजन को पकाकर ही क्यों खाते हैं, या भोजन को पकाने से क्या लाभ है, हम भोजन को क्यों पकाते हैं, भोजन पकाने से लाभ क्या है। तो आपका उत्तर होगा कि भोजन पकाने से कई लाभ है। जैसे भोजन पकाने से वह आसानी से पच जाता है, भोजन को पकाने से वह आसानी से पच जाता है। दूसरा, भोजन को पकाने के बाद वह स्वादिष्ट हो जाता है, उसकी रंग और महक बढ़ जाती है। तीसरा, भोजन को पकाकर आप अनेक प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। अगला लाभ है कि भोजन को पकाकर आप अधिक देर तक रख सकते हैं। और अगला है भोजन से पकाने से सुरक्षित और कीटाणु मुक्त बनता है। भोजन को यदि पका दिया जाए तो वह सुरक्षित और कीटाणु मुक्त बन जाता है। अगला प्रश्न है आहार आयोजन के महत्व को लिखें। आहार आयोजन के महत्व को लिखें। उत्तर होगा आहार के आयोजन से के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, आहार आयोजन से समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है। आहार के आयोजन से समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है। आहार आयोजन से भोजन में विविधता और आकर्षण बढ़ जाता है। आहार आयोजन से बच्चों में अच्छी आदत का विकास होता है। और आहार आयोजन से निर्धारित बजट में हमें संतुलित भोजन की प्राप्ति होती है। तो अगला प्रश्न है आहार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन है। आहार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन है, तो आपका उत्तर होगा आहार आयोजन के निम्नलिखित सिद्धांत है। नंबर 1, परिवार के पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिवार के पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार की व्यवस्था करना। दूसरा, भोजन का मेनू बनाते समय उसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को शामिल करना। तीसरा, आहार का आयोजन करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना। तीसरा, परिवार के सदस्यों को रुचि में ध्यान में रखना। समय और मितव्ययिता को ध्यान में रखना। इसके अलावा आहार ऐसा हो जो भूख को संतुष्ट कर सके। पकाते समय ऐसे पकाओ कि भोजन का जो पौष्टिकता है नष्ट न हो। और उत्सवों को ध्यान में रखकर आहार बनाना। आहार सामाजिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। आपका उत्तर होगा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार में सदस्यों की संख्या। नंबर 2, परिवार के सदस्यों की आयु।
नंबर 3, परिवार में सदस्यों का लिंग, परिवार का धर्म, परिवार के लोगों का व्यवसाय, जिस क्षेत्र में परिवार रहता हो वहाँ के मौसम और जलवायु, और परिवार के सदस्यों की आदत और रुचि। ये बातें प्रभावित करती हैं भोजन के आयोजन का। अगला है आहार आयोजन से क्या लाभ है। प्रश्न है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है, मतलब हमें आहार का आयोजन क्यों करना चाहिए या आहार आयोजन से क्या लाभ है। उत्तर होगा आहार आयोजन से निम्नलिखित लाभ है। आहार आयोजन से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, आहार आयोजन द्वारा परिवार की प्रत्येक सदस्य की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, आहार नियोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था की आवश्यकता के अनुसार आहार दिया जाता है। अगला, आहार आयोजन से धन का सदुपयोग होता है। इसके अलावा आहार आयोजन से संतुलित आहार की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आहार आयोजन से विभिन्न प्रकार के रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है और आहार आयोजन द्वारा का कार्य सरलीकरण संभव है। आहार आयोजन से यदि आप आहार का आयोजन कर लेते तो काम का सरलीकरण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भोजन को पौष्टिक या समृद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए। भोजन को आप पौष्टिक कैसे बना सकते हो। तो भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए भोजन में कई प्रकार के अनाज को मिश्रण करना चाहिए। दूसरा, भोजन को खमीरीकरण करना चाहिए। जैसे आटा है तो आटा को सान के कुछ देर छोड़ दिया जाए, उसकी पौष्टिकता बढ़ती है। और अनाज को अंकुरित करके खाना चाहिए, इससे आहार की पौष्टिकता बढ़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थ में अंकुरण का क्या महत्व है। मतलब अनाज को अंकुरित करके हम खाते हैं तो इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो आहार के अंकुरण, भोज्य पदार्थ में अंकुरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भोज्य पदार्थ में अंकुरण का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंकुरण से भोज्य पदार्थ के पोषण मूल्य में वृद्धि होती है। अंकुरण से भोज्य पदार्थ के पोषण मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा पाचन क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर अगला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या है या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी प्रकार के खनिज, लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, तो उसे हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न होगा, तो आहार कितने प्रकार के होते हैं। आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो आहार दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य आहार, दूसरा विशिष्ट आहार। आहार दो प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य आहार। तो सामान्य आहार उस आहार को कहेंगे जिसमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों। और विशिष्ट आहार उस आहार को कहते हैं जो किसी रोग से ग्रसित रोगी के उपचार के लिए दिया जाता हो। किसी रोग से ग्रसित रोगी के उपचार के लिए जो आहार बने हों उसे हम विशिष्ट आहार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत भोजन संबंधी आवश्यकता को लिखें। एक परिवार के सदस्य की व्यक्तिगत भोजन संबंधी आवश्यकता को लिखें। आपका उत्तर होगा, बढ़ते हुए बच्चा को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति का आहार हल्का तथा सरलता से पचने वाला होना चाहिए। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति के आहार में रेशा ज़्यादा होना चाहिए। गर्भवती महिला का आहार ज़्यादा पौष्टिक होनी चाहिए। और एक दूध पिलाने वाली माता या स्तनपान कराने वाली माता का भी भोजन ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए।
फिर अगला प्रश्न है दैनिक आहार दिनचर्या पर टिप्पणी लिखें। दैनिक आहार दिनचर्या पर टिप्पणी लिखें तो उत्तर होगा सुबह का नाश्ता की बात करें तो सुबह के नाश्ता में फल, जूस, अंडा और अंकुरित अनाज होना चाहिए। दोपहर का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए ताकि भोजन के बाद सुस्ती या नींद न आए। और रात्रि का भोजन मुख्य भोजन होता है तो इसे अधिक मात्रा में अधिक प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है तो एक गर्भवती महिला का आहार कैसा होना चाहिए। एक गर्भवती महिला का आहार कैसा होना चाहिए। तो एक गर्भवती महिला के आहार निम्न प्रकार का होना चाहिए। नंबर 1, उसमें उसके भोजन में प्रतिदिन कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। 3000 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। उसके भोजन में प्रतिदिन 3000 कैलोरी या यूं कहो 300 अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा चाहिए। 300 अतिरिक्त, जितना पहले लेता था उससे ज़्यादा 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। उसके भोजन में प्रतिदिन अतिरिक्त 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रतिदिन 60 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए अतिरिक्त। और सभी प्रकार के खनिज लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। फिर प्रश्न है स्तनपान कराने वाली महिला का आहार कैसा होना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला के आहार की सूची बनाइए। तो स्तनपान कराने वाली महिला के भोजन में प्रोटीन 50 ग्राम, कैलोरी 1875 ग्राम, कैल्शियम 1 ग्राम, लोहा 30 ग्राम, विटामिन ए 38 MU, बी कम्प्लेक्स 32 ग्राम, विटामिन सी 80 ग्राम, बी कम्प्लेक्स 32 ग्राम है और विटामिन सी 80 ग्राम, फोलिक एसिड 150 ग्राम और वसा 15 ग्राम होना चाहिए। अगला, स्तन दूध से क्या लाभ है। मतलब एक बच्चा अगर माँ के स्तन से दूध ग्रहण करता है, पीता है, तो क्या लाभ होगा। तो स्तन के दूध से कई लाभ है। जैसे यह दूध शिशु को संक्रमण से बचाता है और यह संक्रमित आहार भी है। यह दूध प्रदूषण रहित है। यह दूध सुरक्षित है, आसानी से उपलब्ध भी है। यह किफ़ायती होता है और स्तन से यदि कोई बच्चा दूध पीता है तो माँ और शिशु के बीच संबंध मजबूत होता है। फिर अगला प्रश्न है स्तन्य मोचन क्या है। स्तन्य मोचन क्या है। तो साधारण शब्दों में कह सकते हो स्तन के दूध से मुक्ति। स्तन के दूध से मुक्ति पा लेना स्तन्य मोचन कहलाता है एक लाइन में। लेकिन होगा क्या कि एक शिशु जब माता के दूध के अतिरिक्त, एक शिशु को जब उसके माता के दूध के अतिरिक्त अन्य प्रकार का जो भोज्य पदार्थ दिया जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम स्तन्य मोचन के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है एक शिशु ठोस आहार लेने को कब तैयार हो जाता है। एक शिशु ठोस आहार लेने के लिए कब तैयार हो जाता है। हम कब समझेंगे कि शिशु ठोस आहार लेने को तैयार है। तो जब शिशु सिर उठाने लगे, किसी के सहारे बैठ जाए, किसी शिशु को उठाकर चलाने लगे, अपना मुंह को चलाने लगे, उसका एक वजन निश्चित हो जाए और जब उसके बगल में कोई खा रहा हो तो भोजन के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ने लगे, तो समझना चाहिए कि भोजन के लिए शिशु तैयार है। उसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार नियोजन बनाइए। स्कूल जाने वाले बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए। तो सुबह बच्चे के पास सुबह में नाश्ता करने के लिए पर्याप्त समय हो। ऐसा भोजन दे कि चबा चबा कर खाए, निगले नहीं। सुबह का नाश्ता पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। नाश्ता में विभिन्नता होनी चाहिए। नाश्ता स्वादिष्ट और आकर्षक होना चाहिए और हल्का नाश्ता होना चाहिए ताकि विद्यालय में उसको नींद न आए। फिर प्रश्न है बच्चे का स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए। यदि बच्चा विद्यालय जाता हो उसका टिफिन कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 वो संतुलित हो। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, एक दिन एक ही प्रकार का भोजन हर दिन नहीं देना चाहिए, अलग अलग प्रकार का भोजन देना चाहिए ताकि बच्चा को भोजन के प्रति भी और स्कूल में जाने के प्रति भी रुचि हो। टिफिन बच्चा के रुचि के अनुसार हो, जैसा बच्चा खाता हो वैसा ही देना चाहिए। टिफिन में तरल भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो बैग गंदा हो जाएगा। टिफिन के साथ नैपकिन अवश्य देना चाहिए ताकि हाथ पोंछ सके। और टिफिन का भोजन ऐसा होना चाहिए कि नींद न आए। और टिफिन के साथ
बोतल में स्वच्छ पानी भी देना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है, एक किशोर अथवा किशोरी के आहार तालिका को लिखें। एक किशोर अथवा किशोरी के आहार तालिका को लिखें। तो किशोर या किशोरी की आहार तालिका की बात करें तो खाद्य पदार्थ 350 ग्राम होना चाहिए प्रतिदिन के भोजन में। दाल 17 ग्राम खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां 150 ग्राम खाना चाहिए, अन्य सब्जी 75 ग्राम खाना चाहिए, फल 30 ग्राम खाना चाहिए, दूध 250 ग्राम लेना चाहिए और शक्कर 35 ग्राम लेना चाहिए। ये किशोर या किशोरी के लिए ये मतलब इस प्रकार का भोजन नियमित डेली लेना चाहिए। तो ये रहा गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 10। अगले चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।